स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास। ईवीएस में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ा था हमने। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ इस समय, जिसमें से हमने 4th यूनिट स्टार्ट किया है और संस्टेबल लाइफ बताया हुआ था। संस्टेबल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया हुआ था वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आज उसी के आगे ये सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट, मेन हमारा चैप्टर ये चल रहा है, जिसमें से प्रीवियस वीडियो में सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी, अर्बन जो प्रॉब्लम्स है एनर्जी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, प्लस उसका कंजर्वेशन, हम कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बताया हुआ था। आज जो हमको स्टार्ट करना है, देखिए इसके आगे मेन एनवायरमेंटल एथिक्स, यानी कि उसके विचार एनवायरमेंटल के वो कौन से हैं, इशू एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि इसकी प्रॉब्लम्स, इसके इशू क्या हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कौन कौन सी इशू हैं आपको सिलेबस में दिया है, जैसे आपको मालूम भी है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का चेंज होना, इन्वायरमेंट का चेंज होना, ये एक प्रॉब्लम्स है। हम देख रहे हैं हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है, तो ये किस प्रॉब्लम से हो रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी हम सीखेंगे। एसिड रेन, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, इसके क्या सॉल्यूशंस है, ये भी हम जानेंगे। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा, वो क्यों हो रहा, किस कारण से, और क्या होती है, ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो क्लाइमेट जो आज की डेट में हमारा चेंज हो रहा है, आप देखते ही हैं ये क्यों चेंज हो रहा है, क्यों कितना ज़्यादा पॉल्यूशंस बढ़ रहा है। मेन जो मेजरमेंट है वो किसकी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशंस की है। हमको पॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। हम नेचुरल रिसोर्सेज दिन प्रतिदिन यूज करते हैं और उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं, उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम देखते हैं ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और जिससे सस्टेनेबल लाइफ भी हमारी चले और हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें और उसका यूटिलाइजेशन भी करें। ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको सोशल इशू एंड एनवायरमेंटल, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटर कंजर्वेशन भी मैंने आपको समझा दिया था और इसके अंदर एनर्जी भी समझा दिया था। आज एनवायरमेंटल एथिक्स जो है, ये एनवायरमेंटल एथिक्स रिफर टू द इशू, क्या इशू है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत क्या हैं, एंड उसके गाइडलाइंस क्या है रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जब व्यक्ति एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है तो उसके हमको किन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, क्या सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, और कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये पहले हम समझते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आप इस प्रकार से पॉइंट बनाएंगे, पहले डेफिनेशन देंगे, इसके बाद इस प्रकार से पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट आप बनाएंगे फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट के कारक, कौन से टास्क एनवायरनमेंट करता है, कौन से काम करता है, तो ये सब आपको बताना होगा। आपको मालूम है ए लाइफ सपोर्टिंग मीडियम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं,
हमारे लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हमको ऑर्गेनाइजेशंस जो मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से। यानी कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट इज प्रोवाइड द फूड, हमको इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, अदर नेचुरल रिसोर्सेस। इनके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो वो हमको कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से। आप जानते हैं यदि इन्वायरमेंट क्लाइमेट हमारा चेंज होगा, सीधी सी बात है, वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, तो ना तो हमको फूड्स मिल पाएगा और ना तो शुद्ध एयर मिल पाएगी और ना ही वाटर मिल पाएगा। इसके साथ साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपको फंक्शन बनाना है। इसके बाद मॉडरेट द क्लाइमेट कंडीशंस, इसकी जो कंडीशंस है वो चेंजेस हो रही हैं, और जो वेस्टेज डिस्चार्ज है सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम जाएगी और इकोनॉमी भी हमारी इस पे डिपेंड होती है। इन्वायरमेंट में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप शॉर्ट में सीधा बता सकते हैं। पहला सपोर्ट हमारे लाइफ को है, दूसरा हमारे फूड्स, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज के लिए है, तीसरा क्लाइमेट चेंजिंग में है, और चौथा आप बता सकते हैं सोसाइटी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, पांचवा इकोनॉमिक पे पड़ते हैं। क्यों इकोनॉमिक, बहुत से ऐसे जैसे कीमती लकड़ी हमने पढ़ी, हमने बताया था बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, ये हमको जो मिलते हैं फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी हमको इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। इसका इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ेगा, बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे सबसे मेजर पॉइंट, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। आज आप देख भी रहे हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे बीमारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारे इफेक्ट हमारे पड़ेंगे। ये इसके फंक्शन हुए, मतलब हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या काम करता है ये आपको बताना है। हमारी पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि जो हम जीवित रहते हैं इन्वायरमेंट के कारण ही है, यदि आप देखें। ओके, इसके बाद इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स किस कारण से जनरेट हो रही है, ये तो इसके वर्क हुए, ये काम करता है। अब ये किस कारण से जनरेट हो रही है वो आप बताएंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, दूसरी हेडिंग आप डालेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और उसमें बताएंगे इसके कारण। सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपको मालूम है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगल की कटाई करना, वृक्षों को काटना, क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। आज आपको मालूम है जो भी फॉरेस्ट है उसको हम बचा नहीं रहे हैं और ना तो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा तो रहे नहीं लेकिन बचा भी नहीं पा रहे हैं, उसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि देखें तो पहाड़ों से रोड निकल रही है, रेलवे लाइन जा रही है, कहीं पे यदि कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, वो उसको पूरा खत्म किए दे रही है। मैंने आपको समझाया था आज जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान नेचुरल रिसोर्सेज का हो रहा है, तो हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन से, हमको डिफॉरेस्टेशन को क्या करना होगा? रोकना होगा। ओके, दूसरा पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ना। पहली बात तो पॉपुलेशन को रोकना होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा, यानी कि सीधी सी बात है हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है। नेचुरल रिसोर्सेस कम है, डिमांडिंग ज्यादा है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और सबसे मेन बात अर्बन एरिया में शहरीकरण का बढ़ना, लोग गांव छोड़कर शहर में रह रहे हैं, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए वहां पे जो है यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है। आज भले ही लोग शहर छोड़ के गांव की ओर आने लगे, पहले तो हम बोला करते थे लेकिन आज देखने को मिला, भले ही बीमारी के कारण मिला लेकिन आज हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग बड़ी सिटीज को छोड़कर अपने अपने गांव की ओर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है कि उनको यहाँ रोजगार मिलता है, यहाँ काम मिलता है, तो इससे हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ेगा। ओके, तो पहला पॉइंट हुआ डिफॉरेस्टेशन। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे पॉपुलेशन, हेडिंग बनाएंगे डिफॉरेस्टेशन और उसके बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप पॉपुलेशन और उसके बारे में बताएंगे। तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे पॉल्यूशंस,
पोल्यूशन। जब एक जगह लोग ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि गांव से शहर की हो, तो शहर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ कचरों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, प्लस बहुत सारे स्मोकिंग, यानी कि सीधी सी बात है धुएं, इंडस्ट्रीज, कंपनियां, बहुत से ऐसे कारखाने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट भी बता सकते हैं। आज पहले आपको मालूम है कुछ लोगों के पास गाड़ियां होती थी, इतने ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती थी, जो लोग यूज भी करते थे, साइकिल यूज करते थे। लेकिन आज आप देखते हैं एक एक घर में दो दो तीन तीन मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर भी क्या निकला है, ट्रैक्टर भी है। तो इतने ज्यादा, मतलब हर व्यक्ति को फोर व्हीलर चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था। हर व्यक्ति को आज टू व्हीलर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जितने लोग घर में उतने लोगों को टू व्हीलर चाहिए। ये गलत थिंकिंग है, इससे हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। प्लस इकोनॉमी में तो पड़ ही रहा है और साथ में इन्वायरमेंट में भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम कम कर सकते हैं, यही मेजर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है। और इसके पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते थे, हम उनको जिसको जरूरत होती थी, हमें पर डे थोड़ी जरूरत है फोर व्हीलर की, जब हम हर व्यक्ति को पर डे नहीं चाहिए। जिसको रियल में रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी खरीद लाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब उसको जरूरत है हायर कर सकता है, रेंट पे लेकर जा सकता है वो। तो इस बात को भी हमको ध्यान देना है। डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन और तीसरा पोल्यूशन। और जो चौथा पॉइंट हमारा आता है तो वो है वाटर कंजर्वेशन। कहीं ना कहीं वाटर को स्केर्सिटी, वाटर की गुणवत्ता में कमी आना, उसका लेवल लो होना, पानी खराब होना, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब वाटर ही नहीं रहेगा तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे। तो हमें इसको भी बचाना होगा, उसका कंजर्वेशन करना होगा। तो इस बात को आप बताएंगे। और पांचवा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड भी, भूमि भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रह किस में रहे, लैंड में ही रह रहे हैं। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, देखिए ये फंक्शन बताए, फिर आप फंक्शन का क्या होते हैं उसके टास्क इन्वायरमेंट के वो बताए, उसके अंदर फिर आपने इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स बताई, किन कारणों से हुआ ये बताया, फिर इसके आपको सोल्यूशन बताना है। ये तो हमने बता दिया कि इन्वायरमेंट का एक काम है, इन प्रॉब्लम से इन्वायरमेंट में समस्याएं जनरेट हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पहले आपने फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फिर आपने बताया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर अब हम उसका क्या बता रहे हैं, सॉल्यूशंस। ओके, आप सॉल्यूशन में देखिए क्या बताना है आपको, रिड्यूसिंग द एनर्जी सोर्सेस। जो एनर्जी के सोर्सेस हैं, मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि एनर्जी हमने अलग से भी पढ़ा है, उसको हमको रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम रिसोर्सेस यूज करना चाहिए एनर्जी के। एंड प्रोडक्शन, वेस्टेज प्रोडक्शन, जो हमारा वेस्टेज जा रहा है उसका हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, दोबारा उसको यूज करना चाहिए। इसीलिए दूसरा पॉइंट आप बताएंगे रिसाइकल। पहला आप बताएंगे रिड्यूसिंग एनर्जी, और दूसरा बताएंगे रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वेस्टेज प्रोडक्ट। जो वेस्टेज हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, कचरे के ढेर में प्रोडक्ट चले जाते हैं, उनको दोबारा यूज करना और उसको रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाना, ये हमको करना चाहिए। आज जैसे आप जानते हैं जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को लोग बाग अलग कर लेते हैं, उसको रिसाइकल कर लेते हैं और नया प्लास्टिक जनरेट हो जाता है। तो ऐसे हमको एनर्जी को भी यूज करना चाहिए, ऐसे वाटर को भी यूज करना चाहिए। जो बरसात का पानी है हमको मिल रहा है, हम उसको स्टोर करें और फिर उसको रीयूज करें। ऐसे जो वेस्टेज वाटर है उसको हम क्या करें, कहीं ना कहीं स्टोर करें और फिर उसको रीयूज करें रिसाइकल करके। तो रिड्यूसिंग द एनर्जी, रिसाइकल एंड रीयूज दूसरा पॉइंट। और तीसरा सॉइल ड्रिगेशन मस्ट बी मिनिमाइज। जो सॉइल आज की भूमि है, लैंड है हमारी, उसका जो ड्रिगेशन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा, उसको कम से कम करना चाहिए।
और फिर अगला पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कंजर्वेशन ऑन रिसोर्सेज। ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यानी कि हमें कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और डेवलपमेंट भी हो जाए, यानी कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान भी ना हो, वो आपका कहला जाएगा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा हमको डेवलपमेंट करना चाहिए। ओवर एक्सप्लोरेशन यानी कि ज्यादातर हमको डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज को यूज नहीं करना चाहिए, रिड्यूसिंग करना चाहिए, उनको कम से कम यूज करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को हमको बचा के रखना चाहिए। बायोडायवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं, यानी सभी प्रजातियों को हमको बचाना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल होता है, फूड चेन होती है, फूड वेब होता है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे, रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। ये तो आपको पॉइंट हर जगह मिलेगा। पॉपुलेशन को, ग्रोथ को हमको क्या करना है, कम करना है। इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करके इकोनॉमिक ग्रोथ को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखिए इस तरीके से आप समझाएंगे फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर उसके आप क्या बताएंगे, सॉल्यूशंस। ओके, एथिकल गाइडलाइंस। अब इसकी कुछ गाइडलाइंस क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। लव ऑनर द अर्थ, शुड बी ग्रेटफुल एंड प्लांट एनिमल्स, यानी कि हम प्लांट लगाएं, ग्रेटफुल, अच्छे एनिमल्स यूज करें। शुड नॉट वेस्टेड योर रिसोर्सेस, किसी रिसोर्स को हम वेस्टेज ना करें, यानी कि हमारा खाना यदि बचता है उसको हमको फेंकना नहीं चाहिए, जानवरों एनिमल्स को देना चाहिए। पानी जो हमारा वेस्टेज निकल रहा है उसको हमको कहीं ना कहीं प्लांट में यूज कर लेना चाहिए। इस तरीके से हमको यूज करना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। 4 पॉइंट में आपको इसको डिफाइन करना है, फंक्शनल एनवायरनमेंट, फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर एथिकल गाइडलाइंस। ओके, अब ये हमें, अब इससे क्लाइमेट चेंजिंग जो हो रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस एक्चुअल में आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, CO2 की मात्रा का बढ़ना। जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो उससे तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जनरेट होगी। इसको हमको रोकना होगा, कहीं ना कहीं इसको बचाना होगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पहले ग्रीन हाउस भी समझा देता हूँ, क्लाइमेट चेंजिंग। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ता है इनका, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और दूसरा इनडायरेक्ट। किस पे पड़ता है, जलवायु परिवर्तन पर। किसका किसका, तूफान है, सूखा है, बाढ़ है, ताप है। टेम्परेचर का, बाढ़ का, सूखा का, तूफान। इनडायरेक्ट में यदि तूफान, जल की गुणवत्ता कम होगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूमि का उपयोग जो कर रहे हैं, बंजर भूमि अधिक बढ़ती जाएगी, उसका उपयोग हम कम कर पाएंगे, और बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सामाजिक यदि देखें, सामाजिक में क्या, आय की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं पैसा भी कम होगा, जनसंख्या वृद्धि में, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आएगी। और हमारे स्वास्थ्य में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आपको मालूम है। इन सब का फर्क किसमें पड़ता है, हमारे हेल्थ पर पड़ता है। मानसिक प्रॉब्लम आएगी, अल्प पोषण की समस्या, एलर्जी की प्रॉब्लम, कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं क्लाइमेट को चेंज होने से। जब क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ग्रीन हाउस, इसके अंदर पहला हमने पढ़ रहे ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए ग्रीन हाउस जो है इसका इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस गैस जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है,
ये वातावरण में आपके प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। इसको जो आज की डेट में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ग्रीन हाउस को पहले अर्थ समझ लीजिए। ग्रीन हाउस जो है आपका हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक या मानव जनित दोनों होती है। ये जो है इंफ्रेक्टेड रिडक्शन यानी कि विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। CO2 वायुमंडल में पाई जाती है गैसों में, और इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे लिए ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। मैंने वायुमंडल आपको समझाया हुआ था, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। कई गैसों का कॉम्बिनेशन होता है, उनकी एक मात्रा होती है, लेकिन यदि मात्रा से अधिक वो गैस बढ़ जाती है तो हमारे लिए नुकसानदायी है। इसलिए हमको इसको बचा के रखना होगा। इस प्रकार से आप इसको बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, कितना उसकी भागीदारी है, और यदि उससे जैसे 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तापमान में 60% की भागीदारी करती है, लेकिन उससे यदि ज्यादा है तो नुकसान है, कम होगी तो भी प्रॉब्लम। तो एक उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। कौन सी प्रॉब्लम्स है ये भी आप समझा सकते हैं। इस तरीके से आप इसके क्या स्वास्थ्य के प्रभाव पड़ेंगे ये भी आप बता सकते हैं, और इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज होने से, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस आप बताएंगे। फिर इंडिया में इसका क्या चेंजेस है और इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या उद्देश्य है, ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं फिर आपको समझाता हूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव मैंने समझाया, इससे क्या इफेक्ट है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट में इसका क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आएगा, रेनफॉल की प्रॉब्लम रिड्यूसिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है। और हेल्थ में क्या है इसका इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी मेन जनरेट हो रही है, सी लेवल पे पहले आएगी, फिर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आएगा, फिर वाटर रिसोर्सेज में आएगा, फिर इसी प्रकार से इकोसिस्टम को भी प्रॉब्लम आएगी, फिर हेल्थ में भी आएगा। तो इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? प्रिवेंशन मेजर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? रिड्यूसिंग द CO2 गैस को क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। और उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जो हमने पहले बताया, जो ट्रांसपोर्ट मेन कारण है CO2 के निकलने के लिए, हम यदि कम से कम वाहन यूज करेंगे तो कम से कम CO2 निकलेगी। फ्यूल्स का यूज हम कम करेंगे, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, यूटिलाइजेशन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे वाइंड, हवा, सोलर ऊर्जा हमने बताया था, हाइड्रो पावर, ये जो होती है रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, इनका हमको यूटिलाइजेशन करना चाहिए। प्लांट मोर ट्री, बहुत सारे पेड़ पौधे हमको लगाना चाहिए। एडॉप्ट, हमको ऐसा एडॉप्ट करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वही कि हमारा डेवलपमेंट हो, नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज हो। यानी कि यदि हम इरिगेशन, सिंचाई में पानी को यूज करते हैं तो इतना पानी यूज करें जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि खेत में जरूरत नहीं है फिर भी हम पानी उसमें खेत में लगा रहे हैं। यूज नेचुरल गैसेस, कोल, वो हमें यूज करना चाहिए। स्टेबलाइज पॉपुलर ग्रोथ, सीधी सी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमको कम करना चाहिए। रिमूविंग द CO2, पूरा टोटल जिसका मोनो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो मेन हमें प्रोटेक्शन रखना है वो किस पे रखना है? CO2 को कम करना। कहीं से भी यदि CO2 कम होती है उस पार्ट को हमको अप्लाई करना चाहिए और उसको प्रिवेंशन करना चाहिए। ओके, अगला एसिड रेन। एसिड रेन भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, सीधी सी बात है। तो इसको भी हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। मैं एक एक पार्ट आपको समझा रहा हूँ। अब एसिड रेन की बात कर रहा हूँ। ये एसिड रेन, एसिड रेन पहले क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। जो वर्षा का जल है उसमें अम्लों की संख्या यदि बढ़ जाए, अम्ल जो होते हैं एसिड, यदि एसिड उसमें बढ़ जाए, उनकी उपस्थिति बढ़ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? एसिड रेन। जब वायुमंडल की नमी के साथ सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका निर्माण होता है। ऐसी वर्षा pH मान 5.6 से कम अम्ल वर्षा कहलाती है।
तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है, एसिड रेन को भी। तो इस प्रकार से आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग को हमको बचाना है, एसिड रेन, ये सब क्यों जनरेट हो रही है मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, कहीं ना कहीं क्लाइमेट के चेंज होने से हो रही है और उसको हमको बचाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो है एसिड रेन हो गया। देखिए इसके इफेक्ट क्या है ये आप बताएंगे, क्या इनको प्रिवेंशन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाय क्लियर टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करें, पोल्यूशन कम से कम हो, ऐसे इक्विपमेंट हमको यूज करना चाहिए जिसमें पोल्यूशन कम हो। और हमको रिप्लेसमेंट ऑफ कोल गैस को रिप्लेसमेंट कोल गैस में करना चाहिए बाय नेचुरल गैस के लिमिटेड ऑफ द लेक एंड सॉइल यूज करना चाहिए। और कोल विद द लोअर सल्फर कंटेंट यूज, इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमको एसिड रेन के लिए ये प्रिवेंशन यूज करना चाहिए। फिर अगला हमारा ओजोन लेयर। अब बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर क्या होती है ये मैं आपको बता दूं पहले, ओजोन लेयर है क्या। देखिए ओजोन लेयर जो है हमारी सुरक्षा के लिए कवच है। मेन बात करें हम, ओजोन लेयर जो है हमारी सुरक्षा के लिए कवच है। ये जो है कहाँ पर है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समतापमंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक लेयर है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेयर, जो पैराबैंगनी किरण है वो जो निकलती हैं उनको रोक लेती है जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए वो क्या है, एक सुरक्षा कवच है। लेकिन उस पर आज छिद्र हो रहे हैं, उसका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी कमी हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, डिप्लीमेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कहीं ना कहीं वो पैराबैंगनी किरणें हम तक यदि पहुंचती हैं तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ओजोन लेयर को बचाना हमारे लिए अनिवार्य है। तो हमको कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा करना चाहिए। आप इसको हम कैसे बचा सकते हैं, मैं इसकी कंट्रोल के लिए भी आपको बता देता हूँ क्या करना है। इस प्रकार से आप ओजोन लेयर बताएंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे, ह्यूमन हेल्थ पर होगा सीधे, स्किन पे कैंसर होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम इसमें जनरेट होती है। ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना, कैरेट्स, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। रेडियो ह्यूमन रेजिडेंसी, ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारी डाइसेस, कई बीमारियां इससे जनरेट होती हैं। एक्वेटिक सिस्टम यानी कि जो पानी में रहते हैं उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ऑन मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल जैसे पेंट है, प्लास्टिक है, इन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी लॉस होगा और क्लाइमेट में तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अर्थ सरफेस का ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो इसलिए हमको इसके लिए भी, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिप्लेसिंग बहुत सारे डिमांडिंग जो मटेरियल्स है उसको हम, जिससे नुकसान हो रहा है ओजोन गैस से, उनको हमको कम यूज करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनको कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज कम करना चाहिए, जो केमिकल्स हमारे ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये भी देखना है। इसके कारण कई एसेंट काज, कई इसके प्रॉब्लम भी जनरेट हो गए हैं। जैसे भोपाल में गैस कांड हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इससे कई लोग मरे हुए थे, यानी कि लगभग 5000 लोग मारे गए थे, जिससे मर गए थे। 1000 लोग कम से कम ब्लाइंड हो गए थे, दिखाई नहीं देने लगा था। और 65,000 के लगभग ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं दिखाई देने लगा, अदर प्रॉब्लम्स भी थी। तो ऐसे कई कांड भी हो चुके हैं जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो इसको एक ट्रेजरी के रूप में देखा गया था भोपाल गैस को। और तो इन सब चीज़ों से यदि हमको बचना है तो कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब हम कंट्रोल करेंगे तभी हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। वेस्टेड लैंड एंड रिप्लेसमेंट, मतलब जो खाली जमीन है यानी कि बंजर जमीन है, उसको हमको कहीं ना कहीं ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए जिसमें हम उसमें खेती कर सकें और उसको उससे इकोनॉमी निकाल सकें। यानी कि जो बंजर जमीन है जो किसी काम की नहीं है उसको हमको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना चाहिए और उसको कन्वर्ट करके यूज करना चाहिए। यदि हम एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते हैं तो उसमें प्लांटेशन करना चाहिए, हमको प्लांट लगाना चाहिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमको उसको यूज में लेना चाहिए। तो ये आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, कंजर्वेशन उसका कैसे करते हैं।
फिर मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा एनवायरमेंटल लॉजिस्टिक एंड लॉ इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रोटेक्ट, ये तो हम अपनी तरफ से प्रोटेक्शन करना चाहिए, जो कंट्रोल हमने बताया, आपको बताया, पब्लिक अवेयरनेस में बताया, लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हैं या कौन से एक्ट बनाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिलेबस भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। क्लाइमेट चेंज आज हमने पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर, ये सब हमने पढ़ लिया। इसे इसकी केस स्टडी भी आपको करना है, इससे रिलेटेड इसका कंजप्शन प्रोडक्ट जो होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब हमको जो पढ़ना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। एयर के लिए कौन से हैं, वाटर के लिए क्या प्रिवेंशंस हैं, और इसी प्रकार से सभी के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए और कुछ कानून बनाए, उन कानूनों के बारे में हम जानेंगे, ऐसे कौन से एक्ट हैं। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।